नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की थी और लास्ट एग्जाम वाले दिन अपना मेंटल टेम्परामेंट बना के रखा, फाइनली जीत उन्हीं की हुई। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ काफी लो जाएगी, वैसा ही हुआ। एमबीबीएस के लिए ऑल इंडिया लगभग 525 नंबर से ऊपर वाले बच्चे सेफ माने जा रहे हैं। बाकी काउंसलिंग के टाइम पर ही क्लियर होगा लास्ट राउंड तक कि किस तरीके से सीट्स अलॉट होंगी। मैं वेक्टर एकेडमी बिजनौर से अंकित त्यागी, और ये हमारे कुछ बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 12th पेयरिंग भी सिलेक्शन मिला है, ठीक है, और बच्चियों ने बहुत अच्छा किया है। और आज ऐसी फीलिंग आ रही है हमारी छोरियां छोरों से कम है के। तो सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। दोनों टीचर्स हमारे साथ हैं, अभिनव सर और मोहित सर, जिन्होंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स में अपनी भूमिका बखूबी निभाई। मैं जितनी फिजिक्स जैसी पढ़ा पाया वैसी ठीक रही, बच्चों के 99 परसेंटाइल भी आए हैं। चलिए एक बार बात कर लेते हैं और देखते हैं इन्होंने इतने टफ एग्जाम में कैसे अपना टेम्परामेंट बनाए रखा, कैसे परफॉर्म किया। ये उन बच्चों के लिए मददगार साबित होगा जो अगले 1 या 2 सालों में पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे नव्या नवेली निर्वाल से, जो कि 11th क्लास से ही वेक्टर एकेडमी की संस्थागत छात्र रही हैं। इनकी ऑल इंडिया रैंक 2517 आई है, जो कि एक बहुत बढ़िया रैंक है। लास्ट ईयर इनके 642 मार्क्स पर ये रह गई थी, एमबीबीएस से चूक गई थी। और ये डिसीजन लेना भी आसान नहीं होता है इस रैंक के बाद कि मैं एक और ड्रॉप लूं। तो मैं एक बार पूछना चाहूंगा, इस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? और नव्या के फिजिक्स में भी 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है, जो कि बहुत रिमार्केबल है इस साल। नव्या सर, प्रेशर तो काफ़ी था, बट सर ने सबने बोला था कि तुम्हें एमबीबीएस ही करना है, तुम बीडीएस के लिए बनी नहीं हो। तो इतना सबका सपोर्ट था, तो मुझे लगा कि एक बार और ट्राई करना चाहिए। एंड इतना क्लोज आके मैं छोड़ूं तो वो मन में खुद रिग्रेट रह जाता। एंड जहाँ तक पेपर की बात है, पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, स्पेशली फिजिक्स। लेकिन वही टीचर्स ने 2-3 हमें बातें बता रखी थी कि जब भी पेपर डिफिकल्ट हो तो एक तो कम अटेम्प्ट करो, एंड जो क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं बस वही अटेम्प्ट करो। तो मैंने थोड़े कम क्वेश्चंस किए एंड फिजिक्स में काफी कम किए, बट मेरे रॉन्ग कम हुए, इसलिए ओवरऑल परसेंटेज अच्छी हो गई। हाँ, नव्या कितने मार्क्स आए हमारे? फिजिक्स में मेरे 99.5 परसेंटाइल है। टोटल मार्क्स कितने बने? टोटल मार्क्स 587 है। 587 नव्या को मार्क्स मिले हैं। हम बात करेंगे प्रखर सिंह से। इन्होंने 4, 5, 6, 7 रैंक हासिल की है अपनी कैटेगरी में, और 12th के साथ की है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जितना टफ एग्जाम था, किसी भी वर्ग में परफॉर्म करना आसान नहीं है। तो मैं एक बार प्रखर से ये पूछूंगा कि प्रखर, किस तरीके से आपने बोर्ड और नीट दोनों को हैंडल किया, उधर देखकर सबको बताइए। सर ये देखिए, जैसे बोर्ड और नीट के सिलेबस में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। नीट में बस हमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी होती है, तो हम नीट का अगर सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे तो बोर्ड हमारे खुद ही हो जाएंगे। बोर्ड में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि हमें कुछ अलग से करना है, तो उसका वो अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस और डेरिवेशन वाला पार्ट? हाँ, मतलब बोर्ड्स में थोड़ी थ्योरी ज़्यादा होती है, तो वो हमें खुद देखनी होती है, पर वो हो जाती है इजली। एनसीईआरटी का हम 1-2 बार रीडिंग लगा लेते हैं तो वो इजली हो जाती है। और नीट में क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रखर ने 12th अपेयरिंग सिलेक्शन लिया है और अपने स्कूल में टॉपर भी रहे, अपने ग्रुप के, बायो ग्रुप के 95% से ऊपर नंबर हैं, तो बहुत बहुत बधाई प्रखर। नेक्स्ट स्टूडेंट हैं हमारे साथ तन्वी भटनागर, जिन्होंने जनरल रैंक बेटे 1526 हासिल की है नीट 2025 में। काफी टफ एग्जाम था। मैं एक बार पूछना चाहूंगा तन्वी, किस तरीके से आपने पेपर वाले दिन अपना टेम्परामेंट बनाया? क्योंकि मुझे तन्वी ने ये तक बताया है कि सर इतनी तेज हवा आई क्लासरूम में जब ये एग्जाम कर रही थी कि इनके ओमैर शीट वगैरह भी उड़ गई थी, इतनी अव्यवस्थाएं थी वहां। तन्वी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो टेम्परामेंट होता है नीट के लिए, वो ऑन द डे नहीं बनता, वो हमें पूरे साल मेंटेन करके चलना होता है। एंड टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव मुझे मिले, मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, और मुझे भी अपने हार्ड वर्क पे, कंसिस्टेंसी पे पूरा बिलीव था। बस उस दिन मैंने यही सोचा कि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी है, इतनी पढ़ाई करी है, तो आज जो मुझे आता है मुझे वो करके जाना है। एंड उस टाइम बस ये था दिमाग में, शायद कोई यूनिवर्सल पावर है, हम सभी उसमें बिलीव करते हैं, एंड बस। अच्छा तन्वी, एक बात बताओ, आपको पेपर करते हुए ये पता चल गया था ये बहुत टफ है? यस सर, पेपर करते हुए पता चल गया था कि हाँ, ये पेपर थोड़ा जैसा पिछले सालों में आ रहा है उससे थोड़ा टफ पूछा गया है। तो उस समय मुझे एक बात याद आई कि हमें काफी सारे सर ने वेक्टर एकेडमी में काफी सारे ऐसे टेस्ट बीच में दिए थे जो कि काफी हार्ड थे, जिनमें 570 नंबर हाईएस्ट स्कोर स्कोर होता था। और ये लोग मुझसे कह रहे थे सर ऐसा टेस्ट क्यों दे रहे हो?
तो हम सब टीचर्स ने इनको ये समझाया था कि अगर ऐसा पेपर आ जाए तो आपको कैसे अपना मेंटल बैलेंस बनाना है। तो उसमें यही था कि जितना आता है उतना अटेम्प्ट करना है, ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में फिर वो नेगेटिव हो जाता है, तो वो भी एक लॉस है। तो बस हमने उतना ही करने की कोशिश करी एंड रिजल्ट। और फिजिक्स में भी तन्वी को भी 99 परसेंटाइल मिले हैं, और बायो में भी 99.9%। बायो में भी और फिजिक्स में भी। बहुत नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे साथ नितिशा चौधरी, जो कि बिजनौर की रहने वाली हैं और इनका घर वेक्टर एकेडमी के काफी नजदीक है, और इनकी जो रैंक है 4731 है, जनरल कैटेगरी रैंक नीट में। तो मैं चाहूंगा एक बार नितिशा जरूर बताएं अपने सफर के बारे में, क्योंकि 11वीं क्लास से ही वेक्टर एकेडमी में पढ़ रही हैं, किस तरीके का उनका तैयारी और प्रिपरेशन रही। तो लास्ट ईयर मेरे 603 थे, जो कि मतलब थोड़े घबराहट में कम रह गए थे, लेकिन इस साल मेंटली टीचर्स ने मुझे बहुत प्रिपेयर करके भेजा था पहले से ही। तो मैंने बहुत रिलैक्स होकर पेपर दिया, जितना आता था उतना करा, और बहुत कामली पेपर करा, कोई इतना वो नहीं था, और हो गया बस। ठीक, अब हमारे साथ मौजूद हैं अनु, जिनका पहला ही नीट अटेम्प्ट था ये 12th के बाद, और सबसे बड़ी बात वो ग्रामीण परिवेश से अपना संबंध रखती हैं, गांव में रहती हैं, और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी पढ़ने के लिए समय निकालना और उचित व्यवस्थाएं बनाना ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। मैं उनके अभिभावकों की भी यहाँ प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने बच्ची को इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक लेकर आते थे और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसकी जो जनरल कैटेगरी रैंक है 6859 इन्होंने प्राप्त करी है। मैं चाहूंगा एक बार अनु जरूर बताए कि पहले ही साल में अनएक्सपेक्टेड पेपर को भी कैसे उन्होंने क्रैक कर लिया। अनु। थैंक यू सर। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ होती है कि एज मैं विलेज से हूँ, तो देर आर एन नंबर ऑफ पीपल्स टू पुल योर लेग। तो सब कहते थे कि एक साल अपना ख़राब करने जा रहे हो, और कि बीएससी कर लेते, ये कर लेते, एंड बट थैंक्स टू माई पेरेंट्स, उन्होंने टफ टाइम पे मेरा सपोर्ट किया, एंड उसके बाद एंड मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ वेक्टर एकेडमी। एंड रही बात पेपर की, तो टफ था, बट मुझे मैं जब सेंटर गई तो मेरे पेरेंट्स मुझे यही बोल रहे थे कि, और टीचर्स भी बोलते हैं कि जो आपको आता है पहले वो करो, कि कभी टफ करने के चक्कर में हमें जो आता है हम वो भी भूल जाए। और अनु के ऊपर ये प्रेशर भी था कि इन्हें एक साल में ही सिलेक्शन लेना है, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए ये था कि हम एक से ज्यादा ड्रॉप कर ही नहीं सकते हैं, तो दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था हमारे पास। हाँ बेटा। सर यहाँ पे तो मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इतना मौका हम नहीं मिलता। मैं अपने गांव की पहली लड़की हूँ जो डॉक्टर बनने जा रही हूँ, बहुत बढ़िया। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, और इनफैक्ट मेरी फैमिली प्राउड नहीं कर रही है। जब मेरा रिजल्ट आया, सबको पता चला, तो सब मुझसे मिलने आए, एज आई एम अ सेलिब्रिटी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यही ताकत होती है एजुकेशन की, यही ताकत होती है सिलेक्शन की। जो आजकल की युवा पीढ़ी है, मैं उसको ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि देखिए, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तरीके हैं आगे बढ़ने के, बट बेस्ट वे आज भी एजुकेशन और सफलता ही है। इसके अलावा इन सभी बच्चों के पीछे जिन्होंने मेहनत की है, मैं उन दोनों टीचर्स को भी यहाँ एक बार आपसे मिलवाना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिनव राजपूत सर से, जो कि वेक्टर एकेडमी में एचओडी बायोलॉजी हैं, और लगभग 3 साल हो गए हैं सर को हमारे साथ काम करते हुए, और इतना बेहतरीन, इतने मेहनती टीचर हैं। मैंने कई बार देखा है कि एक अकेला बच्चे को भी अगर कोई डाउट है तो वो कभी हेजिटेट नहीं करते, अपने लंच टाइम में भी कटौती कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार सर जरूर इन बच्चों की सफलता और जो बायोलॉजी का पेपर था उसके बारे में आप जरूर बताएं, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट सामने है। सर, एक छोटी सी बात बच्चों, जो एक साइकोलॉजी बच्चों ने बना ली है कि बायोलॉजी बेसिकली बस एनसीईआरटी पढ़ो हो गया। थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस तो हमें पढ़ना ही है, एक एक लाइन समझिए एनसीईआरटी की। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तो बायो नहीं होगी। बायो रटने का नहीं है, बायो समझने की चीज है। क्वेश्चंस लगाइए 1 घंटे के अंदर बायो या 1 से ज्यादा घंटे के अंदर बायो, तो कोशिश कीजिए कि मेरा कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। तो आप टाइम कम लेंगे बायो में, जितने कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ आप बायो करते हो, इस बार आगे टाइम मिल जाएगा। इस बार कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रही कि वो 1 घंटे में अपना पेपर ही नहीं पूरा कर पाए बायो का, मतलब वो 1.25 घंटा 1.5 घंटा तक गया, जिसकी वजह से फिजिक्स छूटी है उनकी। तो ये भी एक ड्रॉबैक रहा है। हमारे यहाँ कई बच्चे हैं जो 500 से 525 के बीच अटक गए हैं, लगभग 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं। तो उनके लिए भी हम उतने ही संवेदनशील हैं और हम उनकी काउंसलिंग में लगे हुए हैं, उन्हें समझा पाए। ठीक है सर, थैंक यू। अब हमारे साथ हैं एचओडी केमिस्ट्री श्री मोहित सिंह सर, जो कि खुद अपने आप में एक रैंकर हैं। जेआरएफ नेट एग्जाम होता है, उसमें सर की ऑल इंडिया रैंक आ चुकी है, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं रैंकर कैसे प्रोड्यूस करने हैं, और पिछले 2 या 3 सालों से सर पढ़ा रहे हैं। हर साल एक से एक अच्छा रिजल्ट उन्होंने प्रोड्यूस किया है। लास्ट ईयर 180 में से 172 नंबर स्कोर कराए थे शिवांगी राज को। तो मैं चाहूंगा इस बार के पेपर पर एक बार जरूर
सर थोड़ा सा कुछ बताएं। थैंक यू सर कि मुझे आपने इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। मैं यही बोलूँगा कि इस बार का सबसे ज़्यादा जो एक हीट आर्गूमेंट ज़्यादा कि पेपर टफ है, पेपर टफ है। पेपर टफ ईजी हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ, हमारी पूरी टीम ये मानती है कि पेपर टफ है तो तैयारी वाला बच्चा जीतेगा। अच्छा, अगर हम हल्का क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो हम फिर रैंक में नीचे हो जाएंगे। बिल्कुल। टफ बहुत लोगों से नहीं होगा, छोड़ दो आप, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप आसान क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। और कॉन्सेप्ट होता है, आप 11-12 से बना के चलिए कॉन्सेप्ट, वही सारी चीज़ें नीट में और जेई में होती हैं। थैंक यू सर। देखिए, टीचर्स अब क्लास में अच्छे से पढ़ाते हैं, अभिभावक बच्चों को पूरी सुविधाएं प्रदान करते हैं, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन वेक्टर एकेडमी में एक और पिलर है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है कल्पना मैम, जो अपनी काउंसलिंग के थ्रू बच्चों के बीच ऐसे बस जाती हैं कि बच्चे कई बार हमारी बात नहीं सुनते, टीचर की बात नहीं सुनते, अपने सब्जेक्ट टीचर डायरेक्टर सर की बात नहीं सुनते, बट मैडम की बात सुनते हैं। इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट बात है साइकोलॉजी, क्योंकि मैम ने चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से रीड किया हुआ है, ठीक है, वो पीएचडी ड्रॉप आउट भी हैं उस सब्जेक्ट से, तो वो जानती हैं बच्चों को कैसे टैकल करना है। अगर मैं अनु की बात करूं तो अनु को ये समझाना कि पेपर में मेंटल स्टेबिलिटी कैसे बनानी है वो उन्होंने सिखाई, और ये बात अनु भी मानती हैं और हम सब मानते हैं। इसी तरह जो बच्चों ने ड्रॉप लिया उनको ये समझाना कि वो ड्रॉप क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है, वो सब मैम के वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो घूमते हैं। तो इस पिलर को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, एक बार जरूर पूछेंगे कि मैम कैसा आपका एक्सपीरियंस है इस साल। सर थैंक यू सबसे पहले अच्छा रहा एक्सपीरियंस, लेकिन क्योंकि जब सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं तो कोचिंग में आया हुआ हर बच्चा अपने बच्चे सा महसूस होता है। तो सबसे पहले तो बहुत दुख हुआ था जो बच्चे किनारे पे रह गए, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों ने मेहनत नहीं तपस्या के तरीके से इस बार तैयारी करी थी, लेकिन जिनका हो गया उनके लिए बहुत खुशी है। और हमेशा कोशिश मेरी यही रहती है कि जब सर याद होगा आपने कोचिंग शुरू करी थी तो एक लाइन बोली थी कि मैम मैं क्लास के अंदर रह के बच्चों का सिलेक्शन कराना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेंटली भी कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस चीज़ को आप देखें। तो मैं बस अपना एक वो कमिटमेंट है वो कोशिश करती रहती हूँ हर साल पूरा करने की, कि सिर्फ मेंटली प्रेशर की वजह से कोई बच्चा अपना एग्जाम ना बिगाड़े। और सब बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छा करें लाइफ में। थैंक यू। और यहाँ मैं बस एक लास्ट बात के साथ बात को खत्म करना चाहता हूँ, बच्चों जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, एमबीबीएस तक नहीं पहुंचे हैं, नंबर 1 उनके पास और ऑप्शंस हैं, और नंबर 2 लाइफ यहीं खत्म नहीं होती है। आपने जो सीखा है, आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो मेहनत की है, उससे आप एक नया रास्ता बना लेंगे, ये हमें विश्वास है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।